Let's welcome our dignitaries by putting our hands together. Thank you so much, ma'am, once again for joining us here. We're extremely humbled with your presence. May I now request Shri Anil Singhvi ji to kindly facilitate the conversation. Thank you. ओके वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में अच्छे से पहचानते हैं। तो आज एक छोटी सी कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है और इस वक्त हिंदुस्तान में शायद बहुत ही कम मंत्री ऐसे हैं जो मुझसे कम उम्र के हैं। तो हमारे साथ यंग और डायनामिक लीडर हैं जिन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, MBA किया है और भारत सरकार में कई मंत्रालय, कई सारे विभागों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहता हूं अनुप्रिया पटेल जी का, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स और इंडस्ट्री है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले तो आज आपने सैटरडे सुबह सुबह, मुश्किल काम होता है, 5 दिन बड़े मुश्किल के होते हैं, उसके बाद आपको 2 दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में मिलना भी होता है लोगों से, लेकिन उसके बावजूद आपने समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने इस जी बिजनेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। शुक्रिया। बिल्कुल, एक्चुअली आपका जो मंत्रालय है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री, इन्हीं पर तो बिजनेस टिके हैं और इन्हीं पर बिजनेस चैनल्स भी टिके हैं। यही तो ऐसे बड़े आप कह सकते हैं कि हमारे लिहाज से काम करने वाले मंत्रालय हैं। हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस वक्त हम दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम एक सपना देखते हैं कि आने वाले 25 सालों में हम दुनिया की टॉप 3, हो सके तो टॉप 2 इकोनॉमीज में आए। क्या कुछ आपका विजन है, आपकी सरकार का विजन है कि अगले 25 सालों में ऐसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्या बड़ा हो सकता है, या हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम वहाँ पहुँच पाएँ? आपने बिल्कुल सही कहा। आज़ादी के 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं और अगले 25 वर्षों में भारत की एक नई यात्रा हमें तय करनी है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश करने के हमारे लिए बहुत खास मायने हैं। हमें ये सोचना है कि 75 वर्षों में हम कहाँ तक पहुँचे और साथ में अगले 25 वर्षों में, यानी जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे करें, तब भारत कैसा नज़र आए। अगर मैं अपने मंत्रालय की दृष्टि से बात करूं, तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात कही है कि किसी भी देश को विकासशील से विकसित देश बनाने में एक्सपोर्ट्स की, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्राइमरीली देखता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन 25 वर्षों में जहाँ तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का सवाल है, हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे एक्सपोर्ट्स इस तेज़ी के साथ बढ़े, हमारे जो डेस्टिनेशन मार्केट्स हैं उसकी संख्या में भी वृद्धि हो, हमारे जो कमोडिटी ग्रुप्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो,
और हर जिले को हम एक एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। उसके लिए एक पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। देश के हर जिले के अंदर से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ओरिजिनेट हों। जो एग्जिस्टिंग सूची है उसके साथ उस सूची में कुछ नए प्रोडक्ट्स जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनमें वैल्यू एडिशन करके हम हर जिले को वर्ल्ड मैप के ऊपर स्थापित करें। तो हर जिले से जब हम एक्सपोर्ट्स को डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे और नए से नए दुनिया के बाजारों में पहुंचाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स अगले 25 वर्षों में देश की जो नई यात्रा है, विकासशील से विकसित बनने की यात्रा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। तो ऐसा आप मुझे एक हेडलाइन दे रही हैं यहाँ पर, और वो ये है कि आप कह रहे हैं कि देश का हर एक जिला एक्सपोर्ट हब बनने की तैयारी में। बिल्कुल। जरा मुझे इसे विस्तार से बताइए कि एग्जैक्टली हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर सरकार क्या करने वाली है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन से ही अपनी बात को शुरू करूंगी। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के एक एक जिले के अंदर इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है जो शायद दुनिया के कुछ देशों को मिलाकर होता है। भारत में इतनी बड़ी ताकत है, तो क्यों ना हम निर्यात की दृष्टि से उस क्षमता को हम एक्सप्लॉइट करना शुरू करें। इसके लिए हर जिले को हमें निर्यात का केंद्र बनाना है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है उसका सामंजस्य बना हमारे सारे स्टेट्स के साथ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, और एक पूरी हमने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार की। आज देश के हर जिले के अंदर हमने स्टेट्स के माध्यम से स्टेट एक्शन प्लान बनाया और हर जिले में जाकर हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज बना दी हैं, सेटअप कर दी हैं हर जिले के अंदर। उन डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज में जो एक डिस्ट्रिक्ट का क्या एक्सपोर्ट एक्शन प्लान होगा उसको डिस्कस करने के लिए निर्यात से जुड़े हुए सभी हितधारक, सभी स्टेक होल्डर शामिल हैं। और किस तरीके का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, उस जिले की जो एक्सपोर्ट प्लान है उसको देखते हुए इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो हर जिले के अंदर हमने एक एक्सपोर्ट का प्लान तैयार कर लिया, एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले हमने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं इस पर हम काम कर रहे हैं, और हर जिले को हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि वो एक निर्यात का हब बन सके। ये हमारी पूरी योजना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। बड़ी जबरदस्त प्लान है, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ये इम्प्लीमेंट कर पाएं तो आपका जो सबसे बड़ा काम है आपके मंत्रालय का एक्सपोर्ट का, वो तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये बताइए कि इस पूरे प्लान में एमएसएमईज हमारे जो हैं वो कहाँ फिट होते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, एमएसएमईज की आपने बात की है तो सबसे पहले तो मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि एमएसएमईज हमारे जो मीडियम एंटरप्राइजेस है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और एक बड़े पैमाने पर 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक संस्कृति है उसको विकसित करने में अगर किसी का योगदान है तो एमएसएमईज का है। और हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था की ये एक तरीके से धुरी बने हुए हैं। बड़े बड़े उद्योग जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, उन बड़े उद्योगों के लिए भी एंसिलरी यूनिट्स के रूप में अगर आप देखें तो एमएसएमईज ही होते हैं। और जहां तक एक्सपोर्ट की दृष्टि से एमएसएमईज को मौका मिलने की बात है, तो अभी मैं जिक्र करना चाहूंगी हमारे 2 इंपॉर्टेंट एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए। एक इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और दूसरा हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप इन दोनों एग्रीमेंट्स को देखें तो एक यूएई के साथ है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। यदि आप देखें तो एक दशक के बाद हमने किसी डेवलप कंट्री के साथ एक एफटीओ को कंक्लूड किया है, और भी बड़े देशों के साथ हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसमें हमारे रोजगार जनरेशन तो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़े पैमाने पर होगा, बट जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। उनके प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगी, और यूएई के माध्यम से मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि ऑपरेशनलाइज हो चुका है, तो हमारे जो एमएसएमईज हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में या एग्रो प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में या जेम्स एंड ज्वेलरी में या लेदर में, फुटवेयर में, ऐसे तमाम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं
उस पे हमारे एमएसएमईज को एक मौका मिलेगा कि ड्यूटी फ्री एक्सेस वो ग्लोबल मार्केट्स में, और जैसा कि मैंने बताया कि यूएई के माध्यम से आप तमाम गल्फ कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम ज्यादा से ज्यादा पूरे देश के कोने कोने में जाकर स्टेक होल्डर आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि एफटीएस के क्या फायदे हैं और कैसे वो इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल, और आज आप इस मंच से जो बता रही हैं वो देश के कोने कोने में पहुंचने में मदद करेगा। एक और बात जो इस वक्त एमएसएमईज के लिए, जैसा आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में उनका बड़ा रोल होगा, लेकिन अब धीमे धीमे जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी और दुनिया भर की सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में ग्लोबल हो रही हैं, एक दूसरे का असर पड़ता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का तनाव हो, चाहे अमेरिका और बाकी देशों में रिसेशन की खबरें आती हो। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर किसी तरह की कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्या सरकार की तैयारी है, किस तरह से आप एक्सपोर्टर्स को मदद देने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सच है कि पिछले 2-3 वर्षों में अगर हम देखें तो पैंडेमिक ने पूरे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बेपटरी किया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई। हमारे आसपास ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, हमने श्रीलंका में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा, और रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव की स्थिति आज 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है वो बनी हुई है। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के नक्शे पर ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनका प्रभाव अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से, इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखें तो केवल उस देश पर या उतने ही रीजन पर नहीं पड़ता है, बट पूरी दुनिया एक हब के रूप में है, एक यूनिट के रूप में है, उस पर पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ज़रूर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि पैंडेमिक के दौरान भी जो हमारे निर्यातक हैं उनको बहुत सारी चुनौतियाँ आई, और हमारे मंत्रालय ने खासतौर से हेल्प डेस्क क्रिएट करके 24 घंटे जो हमारे एक्सपोर्टर्स की समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी ये हमारी कोशिश है, जिसका एक उदाहरण मैंने एफटीएस के माध्यम से दिया। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स रेजिलियंस के लिए भारत भी बहुत चिंतित है और इसके प्रति हम कोशिश भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमने क्वाड नाम के एक फोरम के माध्यम से भी ये प्रयास किया कि जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनमें और सिक्योरिटी और रेजिलियंस आए। तो इस पर अब दुनिया के तमाम देश काम कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं, हर तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने दुनिया के बाज़ारों में पहुंचाने में मदद मिल सके। उद्योग मंत्रालय भी आपके पास है, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, और आत्मनिर्भर भारत का जो बड़ा सपना है भारत सरकार का, और जिसमें काफ़ी बड़ा काम हो रहा है, यहाँ पर एमएसएमईज का क्या रोल हो सकता है और उनके लिए क्या खास बातें हैं, या जो एक्सपोर्टर्स हैं जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए इस पूरे इंडस्ट्री स्पेस में क्या कुछ मौके बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बातें मैं एक्सपोर्ट की दृष्टि से ज़रूर बताऊंगी। हमारे एक्सपोर्ट की आप परफॉर्मेंस को देखिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक्सपोर्ट की दृष्टि से एक बहुत ही सकारात्मक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हमारे एक्सपोर्ट्स कोरोना की चुनौतियों के बावजूद $676 बिलियन, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और इसमें जो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे उनके लिए हमने टारगेट रखा था, प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया था $400 बिलियन का, लेकिन हम उसको पार कर गए, समय से पहले हम पार कर गए और $420 बिलियन तक हमने उसको पहुंचा दिया। हमारे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो $256 बिलियन तक पहुंच गए। तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो हमारी एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन रही है 2021-22 में, और 2022-23 में भी। अभी अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूं, अप्रैल से जुलाई क्वार्टर की ही बात करूं, तो हमारे मर्चेंडाइज के सर्विसेज एक्सपोर्ट की दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात रही कि हमारे एमएसएमईज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या हमारे एमएसएमईज कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है भारत सरकार का, एक्सपोर्ट्स एमएसएमईज से बढ़े, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रहा है। इसमें एक बहुत खास पहल की एमएसएमई मंत्रालय ने, आप सभी जानते हैं एमएसएमई क्षेत्र से ही आ रहे हैं, एमएसएमई की परिभाषा को बदला जी। सरकार ने कहा कि अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के अलावा हम टर्नओवर का भी एक क्राइटेरिया लेकर आएंगे।
लेकिन जब हम टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड करेंगे ताकि हमारे एमएसएमईज बिना इस डर के कि हमें अपने कोई एमएसएमई बेनिफिट्स फोरगो ना करने पड़े, उसकी चिंता किए बगैर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को हम आगे लेकर जा सकते हैं। राइट। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो और हमारे एमएसएमईज उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें, इसके लिए हम एक तरीके का उनको फैसिलिटेशन भी दे रहे हैं। डेवलपिंग डीपीआर बैंक्स, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल्स बना के उनको तमाम तरीके के वेबिनार्स या सेमिनार्स या वर्कशॉप करके उनको बहुत सारा एक्सपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस भी देना, उनको ट्रेड रेमेडीज के बारे में बताना, एंटी डंपिंग के बारे में बताना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के तहत हम एमएसएमईज को मौके देते हैं कि जो बाहर के देशों में हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं, एग्जीबिशन है, उसमें आप जाएं और समझें आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए क्या मार्केट अवेलेबल है। एमएसएमई B2B पोर्टल भी हमने बनाया हुआ है और कैसे कस्टम ड्यूटीज को आप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू पे करना है तो उस पर भी काम चल रहा है। जो उनके क्रेडिट रेमिटेंसेज हैं वो टाइमली हों उसके लिए, क्योंकि देश भर में करोड़ों जगह, करोड़ों की संख्या में एमएसएमईज फैले हुए हैं और बहुत सारे बैंक्स में उनकी ब्रांचेस है तो वो फॉरेक्स ब्रांचेस नहीं है, तो कैसे उसको आईटी एनेबल करके उनकी ये सुविधा पैदा करें। तो ये बहुत सारे प्रयास एमएसएमईज एक्सपोर्ट की दृष्टि से कैसे ज्यादा योगदान दे पाए, ये एमएसएमई मंत्रालय कर रहा है। बिल्कुल, तो एक्सपोर्टर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो इसके दूसरे पहलू पर है, वो इम्पोर्ट्स पर है। एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। हालांकि हम $580 बिलियन के रिजर्व पर बैठे हैं, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे हाईएस्ट 570 बिल्कुल। सो ये बताएं कि जो बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स हैं और साथ ही घटता हुआ रुपया है, तो इनको दोनों को निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है, क्या प्लान्स हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े मैंने आपको बताए, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके साथ आपने जो सवाल पूछा कि इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं जी। लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, फिर भी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसके बहुत सारे कारण हैं जी। सबसे पहले तो आपने खुद कहा कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि भारत का भी अगस्त में जो आंकड़ा है फॉरेक्स रिजर्व्स का $570 बिलियन के ऊपर है। इसके अलावा जो चिंता ट्रेड डेफिसिट की है वो मर्चेंडाइज के क्षेत्र में ज्यादा दिखती है। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमेशा भारत की एक डोमिनेंट प्रेजेंस रही है और आज भी हम उसमें ट्रेड सरप्लस है, $8.96 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। और तीसरी बात मैं कहूंगी जो सबको समझने की जरूरत है कि इंपोर्ट से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट्स ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स लेकर आते हैं जिनका उपयोग हमारी अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में होता है, हमारे अपने देश की एक्सपोर्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो अगर इंपोर्ट्स आपके आ रहे हैं इसका मतलब आप ये सोचकर भी खुश होइए कि कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं, आपके यहां डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। और यही कारण है कि आप देखते हैं आज आईएमएफ ने यूएस और चाइना से बेहतर प्रोजेक्शंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए दी और उन्होंने कहा कि 7.4% की दर से भारत की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लागू है, हमारे सेंट्रल बैंक ने स्ट्रेस टेस्ट करके दिखाया कि हमारे बैंक्स एक बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन में है, कर्ज देने की स्थिति में है। तो ये तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं कि किसी तरह हम बाहर निकलें और भारत इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी परिस्थिति का अगर हम ओवरऑल आकलन करें, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखें, तो हम एक अच्छी स्थिति में हैं और यहां से हमें आगे ही बढ़ना है और 25 वर्षों के लिए जो हमारा लक्ष्य है विकासशील से विकसित देश बनने का, उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में आप और आपका मंत्रालय जो बेहतरीन काम कर रहा है उससे इस काम को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। और अगले साल जब हम इसका सीजन 3 करेंगे तब हम और बेहतर सिचुएशन में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमें समय देने के लिए और एमएसएमईज को संबोधित करने के लिए। थैंक यू सो मच। Request to kindly stay back. Yeah.
Thank you, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister, and Shri Anil Singhvi ji, for such an enlightening conversation, highlighting all the government policies and guiding us through the way forward. Thank you so much once again. Ma'am, the more I read about you, the more I follow your work, the more inspired I get. So can we please hear it once again for our Honorable Chief Guest. May I now humbly request Shri Anil Singhvi ji to kindly felicitate our Honorable Chief Guest with a token of appreciation. Ma'am, we are humbled by your presence. Thank you so much for gracing this occasion. Thank you. Thank you so much, dignitaries, for joining us here. May I kindly request you to please have a seat. Meanwhile, I would request my team to kindly set the stage for the next part of the day. Meanwhile, we are setting the stage here. Can we please put our hands together for the entire MSME sector? Despite all the hurdles, despite the pandemic, they kept marching ahead, and they has proven themselves to be a true driving force, a true backbone of Indian economy. Ma'am, once again, I would like to thank you for joining us here. We are absolutely humbled by your presence. And you always inspire us, you always motivate us. So I would request you to please join us once again on the stage and stay with us for a little longer as we are proceeding towards our felicitation ceremony. I would humbly request Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State, Commerce and Industry, Government of India, to please join us up. Thank you so much, ma'am. With this, ladies and gentlemen, it's time for the much-awaited part of the day, MSME Awards 2022. Today, Zee Business will reward, applaud, and recognize the excellence executed by several organizations in their respective fields. They went beyond the realm of their work to achieve an extraordinary performance through their innovation and sustainable approach. So before we move towards our award ceremony, I would humbly request Shri Anil Singhvi ji to please join us up on the stage, along with our Honorable Chief Guest to present the awards. Thank you so much, sir. With this, we proceed towards our first category of award, which is for the most resilient cybersecurity technology, MSME, and startup. And this highly prestigious award goes to TechMe Technologies Private Limited. Let's put our hands together as we welcome their director, Ms. Nidhi Shore, on the stage. Congratulations to TechMe Technologies. Can you please put our hands together for TechMe Technologies, the most resilient cybersecurity technology MSME and startup of the year. Very hearty congratulations to you, Nidhi. Thank you. Thank you so much for being with us. Our next award is for the most innovative electric automotive.
And this award goes to none other than WeTech Motors. Let's put our hands together for WeTech Motors. I would request Mr. R. Dhananendran, CEO of WeTech Motors, to please join us up on the stage. Heartiest congratulations to you. Can you please hear it for WeTech Motors? Once again, congratulations. Our next award category is for Best Livelihood Education App. And this award goes to F-Freedom App. Can you please put your hands together for Mr. Sudhir, CEO of F-Freedom App. Congratulations to you. Let's show some good breakfast energies and please put our hands together. Congratulations to you, F-Freedom. Congratulations. Congrats. Moving on to our next category of awards, which is for Most Technically Advanced FinTech Company. And this highly prestigious award goes to SPAY India. Let's put our hands together for SPAY India. May I request the representatives of SPAY India to please join us up on the stage? Can we have somebody from Z team to please join us up and collect the award on their behalf? Congratulations, SPAY India. Please put your hands together for the founder and CEO, Mr. Nikhilesh Tiwari. Please put your hands together for SPAY India. Biggest and heartiest congratulations to you, sir. And now, with this, we move towards our next category of awards, which is for the Most Promising Mutual Fund. And this award goes to none other than Axis Mutual Fund. Let's welcome Mr. Mohit Kundra, Zonal Head North, Axis Mutual Fund, to please join us up on the stage and collect the award. Congratulations to you. Once again, the heartiest congratulations to all the winners. Later in the day, we will have a formal felicitation ceremony as well. But since we are honored with the presence of our honorable chief guest, I would like to call our indomitable leaders who have joined us here from the different clusters for a group photo op with the honorable chief guest. I would humbly request outstanding entrepreneur from Pune to please join us up on the stage, along with outstanding entrepreneur from Hosur, outstanding entrepreneur from Tirupur, outstanding entrepreneur Ludhiana, outstanding entrepreneur Jaipur, outstanding entrepreneur Bengaluru, outstanding entrepreneur Hyderabad, outstanding entrepreneur Agra, outstanding entrepreneur Muradabad, outstanding entrepreneur Kolkata,
Miss Nidhi Shore from TechMe Technologies, Mr. R. Dharanendran from VTech Motors, Mr. Sudhir from F Freedom App, Mr. Nikhilesh Tiwari from Spay India, Mr. Mohit Kundra from Axis Mutual Fund. Requesting all our awardees, all our indomitable leaders to please join us up on the stage as we are having this group photo op. All right, ladies and gentlemen, can we please put your hands together for all the achievers who have made a significant contribution to the MSME sector. Congratulations to all of you. Thank you so much for joining us here. Thank you so much, everybody. Later in the day, we will have our felicitation ceremony, but since we just have our honorable chief guest here, so we thought of taking this opportunity to take a group photo up with all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for being with us here. May I please request my team